तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा पर हम लोग बात करें। 41,424 सिद्धार्थ नगर 419 पदों पर बात कर रहे हैं। ध्यान से सारी बातों को सुनते रहिएगा। आज हम लोग जो है अगले जो कड़ी हम लोगों का चल रहा है, आज हम लोग बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व। तो ध्यान से समझिएगा। हाँ, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है भाई। तो ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़िएगा। इसके बाद हम आपको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी आप लिखते रहिएगा और जो बातें अगर आपके समझ में नहीं आ पा रही हैं उसको पूछने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले बात किया जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ये आया हुआ कहां से? आयरलैंड। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि किस देश से आया? तो आयरलैंड। कभी कभी ऑप्शन में आयरिश लिखा रहता है, तो आयरिश के संविधान या आयरलैंड दोनों में से जो भी बातें ऑप्शन में रहेंगी वो क्या 100% सही, ठीक है भाई। बात करें कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमारे संविधान के भाग 4 में, किसमें है? तो याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और जो आर्टिकल दिया हुआ है, जो अनुच्छेद है, ये 36 से लेकर 51 तक। कहां तक है भाई? 36 से 51 तक है। इतनी बातें समझ में आया भाई? तो हमारे साथ आप बोलते भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये धीरे धीरे याद हो जाए। इसका स्रोत कहां है? आयरलैंड। स्रोत कहां है भाई? आयरलैंड। मतलब ये आयरलैंड से हम लोगों ने इसको लिया है। ये जैसे कि इसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि निर्देश दिया है, निर्देश लिखा है। नीति माने नियम, अर्थात ये हमें बताता है कि हमारे देश में जो भी लोग चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, वो लोग हमारे लिए नियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? नियम बनाते हैं, नीति बनाते हैं। तो नीति अगर बनाते हैं तो कौन कौन सी चीजें वहां उनको ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो नीतियों को बनाएं, वो निर्देश को बनाएं, और जो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अच्छा हो। अब आप कहेंगे ये कैसे? ध्यान से समझिएगा। जैसे ये जो नीति निर्देशक तत्व हम लोग अभी यहां पढ़ने जा रहे हैं, याद रखना कि ये नीति निर्देशक तत्व जो है यह वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है भाई? वाद योग्य नहीं है। हम एक एक बात बताते हुए आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान से खाली सुनिएगा। वाद योग्य नहीं है मतलब ये जो बातें यहां पर दी गई हैं, जिस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, अगर ये सारी बातें पूरी ना हो तो इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। अर्थात इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना? स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य की क्या करना भाई? तो स्थापना करना। इसका उद्देश्य होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याण मतलब लोगों का कल्याण। इसका मतलब यह हो गया इस लोकतंत्र में, ये जो हमारा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी लोगों को एक समान व्यवस्था उपलब्ध कराना। अर्थात ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहता है कि कोई भी देश जब वहां की जो प्रजा है, जो जनता है, उनको सारी सुविधाएं, सुख सुविधा आसानी से मिल जाएगा और सारे लोग जो है सबका कल्याण हो जाएगा, तभी हम जो है, जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा हो पाएगा। आप इसको समझिए ऐसे, देखिएगा, जब देश हमारा आजाद हुआ तो लोग आजादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? क्यों लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? इसलिए क्योंकि हम सभी लोग, जो हमें आजादी चाहिए थी वो आजादी हमारे पास नहीं था। कौन सी आजादी नहीं था भाई हमारे पास? हमारे पास वो आजादी नहीं था, हमारे जो विचार है, हम अपने विचार, जो हमारे मन में विचार आता था, वो विचार भी हम अंग्रेजों की तरह ही सोचते थे। लेकिन आप देखेंगे हमारे देश के महापुरुषों ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे भारत की संकल्पना किया। जैसे हम बात करें महात्मा गांधी, अगर हम बात करें गांधीवादी विचारधारा, ध्यान से समझिएगा, गांधीवादी विचारधारा पर बात करें तो महात्मा गांधी का विचार था कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहां से ज्यादा लोगों का क्या हो जाए, भला होगा।
और वो कल्याण कहां से शुरू होगा? गांधी जी ने कहा कि ऐसे कल्याण नहीं हो पाएगा। जब हम कल्याण करना चाहेंगे तो सबसे पहले एक लाइन में लगने वाले जो अंतिम व्यक्ति लाइन में खड़ा होगा, जब वहां तक उसको सुविधा मिल जाएगा तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। इसका मतलब गांधी जी ने कहा कि सबसे पहला अगर विकास करना है तो गांव का करना। इसका करना भाई, गांव का विकास करेगा। अगर गांव डेवलपमेंट हो जाएगा तो इसी गांव को आगे चलकर जो गांव है ये बनेगा शहर की तरफ। किधर बढ़ेगा भाई? शहर की तरफ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे हम बात करें भीमा पार, बगल में है भीमा पार। हम बात करें इधर थरौली वाला क्षेत्र, हम बात करें अगर आगे बढ़े तो पता चला हम सनई की बात कर लें, हम और आगे बढ़े पकड़ी की बात कर लें, वो सभी क्या था भाई? गांव था। क्या था? गांव। धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी और आज आप देखेंगे कि वो जो है, जो हम पकड़ी की बात कर रहे हैं वो नगर पालिका में, नगर पालिका में। तो गांव धीरे धीरे कैसा हुआ? शहर की तरफ बढ़ा। विकास जब होना शुरू होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट हम पहले शहर का विकास कर दें फिर गांव का विकास करें तो गलत हो जाएगा। अर्थात यहां फिल्टर होना चाहिए। यहां से विकास कहां जाना चाहिए? शहर की तरफ। गांव में सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। गांव के लोग राजनीतिक रूप से अगर मजबूत हो गए तो गांव वाले अपने अधिकार स्वयं मांग लेंगे। क्या करेंगे भाई? अपना अधिकार स्वयं मांग। और जब गांव वाले कहेंगे नहीं नहीं हमको पार्क की जरूरत है, हमारे पास सड़क होना चाहिए, नाले के ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, हमको सरकारी नल चाहिए, सोलर लैंप की व्यवस्था होना चाहिए, यहां पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, कूड़ा उठाने वाला आना चाहिए, ये सारी सुविधाएं जब वो मांगना शुरू करेंगे और सरकार उनको उपलब्ध कराएगी तो वही गांव डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे क्या बन जाएगा? शहर बन जाएगा। तो यह विचारधारा किसका था? गांधी जी का विचार था कि नशीली दवाओं पर रोक लगना चाहिए। दारू, मदिरा, भांग, धतूर, इन सब पर बैन होना चाहिए। अगर यह बैन नहीं हुआ तो जो हमारे देश के युवा है वो गलत मार्ग पर जा सकते हैं। ये किसका विचार था? यह महात्मा गांधी का विचार था। समझ पा रहे हैं भाई? तो यह सब गांधीवादी विचारधारा था। वो चाह रहे थे कि हम ऐसा देश बनाएंगे। समाजवादी व्यवस्था में क्या हुआ? एक सोच आया, नया सोच, और उसमें जैसे हमारा और आपका सोच समाजवादी। आप कहेंगे ये कौन सा समाजवादी है? जैसे आप जाएं, आप देख रहे हैं कि गांव में किसी का तबीयत खराब हो गया, उसको लेकर गए हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में, जैसे लेके चले गए, जो है यहां बात किया जाए तो वीपीएल में लेके चले गए, बगल में चंद्रेश उपाध्याय जी के यहां। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या हुआ, पैर टूट गया क्या? 50,000 लगेगा, चक्कर आ गया। अरे 50,000 लगेगा? तो आपके मन में विचार है नहीं, एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए ना कि इलाज हमारा होना चाहिए मात्र 100 रुपए या फ्री में इलाज होना चाहिए। ये 50,000 क्यों लग रहा भाई? तो जो आपके मन में विचार आ रहा है, आप सोचते होंगे ठीक है हम धनी हैं, हम तो 50,000 दे देंगे, लेकिन गांव में वो गांव वाला जो व्यक्ति है, जो रक्षा चला रहा, उसका अगर पैर टूट गया होता तो इलाज कैसे होता? नहीं हो पाता ना। तो आप सोचेंगे कि ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि अमीर और गरीब दोनों के लिए ऐसी व्यवस्था हो कि दोनों का इलाज एक अच्छा डॉक्टर करे। ऐसा ना हो कि गरीब परिवार का व्यक्ति बंगाली डॉक्टर से दवा ले ले और पैर में खराब हो जाए। तो आप देखेंगे कि समाजवादी व्यवस्था में एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी, आपका इलाज 1 रुपए में करता कि नहीं करता? जिला अस्पताल में जाएंगे, आपका इलाज सस्ते में होता कि नहीं होता? होता है। आप चंद्रेश उपाध्याय जी के यहां जाएंगे, क्या उनके पास कोई और बड़ी डिग्री है क्या? क्या जर्मनी से कोई डिग्री लेकर आए हैं क्या? अरे एमबीबीएस एमडी यही ना होंगे, बीडीएस होंगे, एमबीबीएस होंगे, एमडी होंगे, यही ना होंगे। आप देखिए तो आप जो है, जिसके पास पैसा वो चला जा रहा है इनके यहां, और जिसके पास पैसा नहीं कहां जा रहा है? जिला चला जा रहा है। इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा? अच्छे डॉक्टर से हो रहा कि नहीं हो रहा? जो डॉक्टर सरकारी में बैठा उसके पास डिग्री है कि नहीं है? तो यही कैसा व्यवस्था? ये समाजवादी व्यवस्था। कैसा हो गया? इसको समाजवादी। तो एक सोच आया हमारे पास, कैसा? समाजवादी व्यवस्था आया कि नहीं आया? एक व्यवस्था है उदारवादी। कैसी व्यवस्था? उदारवादी। आप कहेंगे ये कौन सी व्यवस्था? लिखना नहीं है, खाली सुनिएगा। ये उदारवादी कैसी व्यवस्था? उदारवादी व्यवस्था जिससे आपके पास पैसा नहीं है और आपने सोचा हमको बनना है मास्टर, तो आप जब पूछे तो पता चला मास्टर बने खरती चाहे बीएड का डिग्री, बीटीसी की डिग्री होना चाहिए। आपने कहा बीएड करना है, पता चला बीएड करे खरती पैसा लगी 1 लाख। अब तुम्हारे पास पैसे में ना आएगा, अब बने डॉक्टर, आओ बने मास्टर। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, पैसा नहीं है तो क्या नहीं बन सकते? क्या बन सकते? कैसे बन सकते? उसके लिए यहां पर कौन सी व्यवस्था आ गया? उदारवादी। यहां पर एक ऐसी व्यवस्था जिससे आप बन सकते हैं। और याद रहे, आप अगर उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत जाएंगे तो आपको सरकार इसका क्या उपलब्ध कराएगी? स्कॉलरशिप। 1 लाख रुपया लगाई के बीएड करवा तो हर 1 लाख रुपया वापस आ जाएगी।
समझ में आया? लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए। आप कहेंगे ये कैसा टैलेंट होना चाहिए? जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 सीटें हैं जो सरकारी सीटें, बाकी 2 लाख सीटें प्राइवेट हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में हम बीएड कर लें तो आपको प्रवेश परीक्षा पास करना पड़ेगा और अच्छा रैंक लाएंगे तो 10,000 सीट में से 1 सीट आपको मिल जाएगा। और फीस कितना लगे बीएड का? मात्र लगेगा कितना पैसा? मात्र नहीं 3500 नहीं लगता, मात्र आपका फीस लगेगा कहूं 750 रुपया, कहूं 1500 रुपया लगेगा, इतना ही लगेगा। 4500 रुपया लगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे? अब आपको बताते हैं। हमारे मन में विचार आया हमको बीएड करना, हमारे मन में विचार आया, हमने फॉर्म भर दिया, हम परीक्षा दिए तो पूरे प्रदेश में हमको कितना मिला? 7वां रैंक। और सीट कितना पाए? 10,000। तो हम कहे अच्छा हमको बीएड करना है, तो हमने जो है प्रवेश कहां ले लिया? यहीं बगल में है शिवपत पीजी कॉलेज है। हम गए तो हमारा एडमिशन हुआ कितने में? हम कहे हमको लग रहा कितना पैसा लगेगा, तो कितना लगा? 3500 रुपया। 3500 रुपया हम जो है जमा किए। और हमें रिटर्न कितना मिला? पहले साल में मिला 7,000 और दूसरे साल में 9,000 स्कॉलरशिप मिल गया। हम फीस कितना दिए थे? तो मतलब ऊपर से मिल गया कि नहीं मिल गया? और डिग्री भी मिल गया। और मास्टर साहब कहे कि अरे क्या आएंगे पढ़ने, रहने दीजिए। और दूसरे फाइल भी मिल गया, फ्री में बीएड हो गया। लेकिन आपके अंदर टैलेंट है तो, और आप चाहते हैं बीएड करे बात कहां से करी, तो कर लीजिए जाके सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल से, कहीं और से कर लीजिए। प्राइवेट में कर लेंगे तो बेचे परी गेहूं बेच के करे परी, पैसा ढेर लागी। समझ गए ना? तो ऐसी व्यवस्था जहां पर 2 चीजें उपस्थित हैं, मतलब समाजवादी उदारवादी, ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, इन्हीं सबको मिलाकर बनता है हमारा क्या? नीति निर्देशक तत्व। समझ में आ गया? लेकिन याद रहे अगर हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलता ना, हम कोर्ट नहीं जा सकते, हम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको जो सुविधाएं, जैसे यहां गांधी जी ने कहा था कि दारू बंद होना चाहिए, दारू बंद नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि क्या लिखा? ये वाद योग्य नहीं है। मतलब ये सारी बातें कोर्ट में नहीं जाएगा। ये बात समझ में आया भाई? इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कैसी व्यवस्था? उदारवादी व्यवस्था। ये बातें हमने आपको बेसिक बताया, ये लिखना नहीं था, केवल समझना था कि वास्तव में ये है क्या। अब आपको यह समझना है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें जितनी बातें लिखी हैं, जब हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाह भाई कमाल हो गया। जैसे इसमें लिखा है, इसमें यह कहा गया कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? रोजगार। इसी में लिखा है रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन नौकरी ना मिले तो कोर्ट जाओ ना जाओ। इसमें लिखा है, यह कहता है कि हमें जो है रोजगार तो मिलना ही चाहिए, मदिरा पर रोक होना चाहिए, ना रोक हुई तो कोर्ट जाओ नहीं जा सकते, लेकिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे लोगों का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। यह होना चाहिए। तो इसी को हम लोग आज पढ़ना चाह रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। अभी तक हमने केवल बेसिक पर बात किया। अब ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को अंबेडकर साहब ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने कहा कि यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। क्या है? अनोखी विशेषता। तो इसको जो है अंबेडकर साहब ने क्या कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा भाई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे अनोखी विशेषता कहा। क्या कहा? इसे अनोखी विशेषता कहा है। तो अंबेडकर जी ने इसको कहा है कि ये क्या है? अनोखी विशेषता। जो हम बताएंगे उसको लिख लीजिएगा, जो बोर्ड पर लिखेंगे वो लिखना है, ठीक है भाई? टीटी कृष्णाचारी ने कहा कि यह भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर है। टीटी कृष्णाचारी ने कहा, टीटी कृष्णाचारी ने कहा कि यह भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर, यह भावनाओं का क्या है? यह भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर है, अस्थायी कूड़ा घर है। ये किसने कह दिया भाई? टीटी कृष्णाचारी ने कहा। बात समझ में आ गया भाई? याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जी ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। जी ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? आत्मा है। नीति निर्देशक तत्व क्या है भाई? आत्मा। क्या है? आत्मा है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? आत्मा है। तो याद रखना, सबके अपने अपने स्टेटमेंट यहां पर जो हैं, ये सवाल पेपर में आने वाला है। तो ध्यान से सारी बातों को सुनते हुए चलिएगा। अभी बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, और याद रहे जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये चीजें आपको सिद्धार्थनगर ही नहीं
बल्कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और आप देखेंगे एक भी सवाल सिंगल आपके पेपर में आया वो छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी लेते हैं भाई। चल, ये सबका स्टेटमेंट है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, इसमें जो आर्टिकल 36 है वो है क्या। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 36 क्या कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 36 क्या कहता है? यह कहता है इसमें राज्य की परिभाषा जो है दिया गया, तो राज्य को परिभाषित करता है। यह क्या करता है भाई? यह राज्य को परिभाषित करता है। क्या करता है? राज्य को परिभाषित करता है, परिभाषित करता है। ध्यान रहे कि क्या आपके पीईटी वाले परीक्षा में आया कि नहीं आया? आया सवाल, यही तो पूछा था पेट में। तो याद रखना, ये राज्य को क्या करता है? परिभाषित करता है। क्या करता भाई? ये राज्य को परिभाषित करता है। हम बात करें 37। अब ध्यान रहे, हम जो जिन मुद्दे पर बात कर रहे हैं इसको आप लिखते हुए चलिएगा। हम इसका फिर से आपको हमने कहा पीडीएफ हम आपको देंगे, लेकिन एक बार लिखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो 37 कहता है इस भाग में अंतर्निहित या अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, इस भाग में अंतर्विष्ट अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अंतर्विष्ट यहां लिख दे रहे हैं भाई, थोड़ा सा कठिन शब्द है, याद रहे। अंतर्विष्ट शब्दों का जो है या तत्वों का लागू होना, तत्वों का लागू होना मतलब अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होने का मतलब यह हो गया कि इसमें जो बातें लिखी हैं इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन याद रहे यदि लागू नहीं हुआ तो इसको लेकर हम कोर्ट नहीं जाएंगे। यही 37 आपको बार बार रोकेगा कहां जाने से? कोर्ट जाने से। ये 37 आपको हमेशा याद करना चाहिए। ये कह रहा है इस भाग को लागू करना चाहिए, लेकिन अगर लागू ना हुआ तो कोर्ट नहीं जा सकते। ये कहता है 37। समझ गए भाई? 37 कहता है। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 38 पर बात करेंगे। आर्टिकल 38 पर बात करेंगे, फिर हम आपको आगे बताते हुए भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम यहां आपको ऐसे ही लिखा रहे। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है। तो जो आर्टिकल 38 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा भाई? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए कैसी व्यवस्था करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आप कहेंगे ये कौन सा व्यवस्था भैया? तो ये व्यवस्था यह है सामाजिक व्यवस्था। मतलब अगर होली है तो हिंदू वर्ग की छुट्टी रहेगी, तो केवल हिंदू की नहीं रहेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर व्यक्ति की छुट्टी रहेगी। जब ईद रहेगा तो केवल मुसलमान की छुट्टी नहीं रहेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी छुट्टी रहेगी। क्रिसमस डे आएगा तब भी किसकी छुट्टी रहेगी? सबकी छुट्टी रहेगी। अर्थात यहां किसी एक धर्म को लेकर बात नहीं किया जाएगा, हर व्यक्ति के कल्याण की बात किया जाएगा। कोई योजना चलेगा सबको, 5 किलो राशन सबको मिलेगा, उज्ज्वला योजना का लाभ सबको मिलेगा। समझ पा रहे हैं भाई? ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई भेदभाव यहां किया जाए। तो यह हो गया कैसी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब सरकार हर व्यक्ति को, हर समुदाय को बराबर मानकर यहां फायदा देगा। ये बात समझ में आ गया भाई? सबको फायदा बराबर मिलेगा। लेकिन अगर फायदा ना मिला तो कोर्ट जाएंगे क्या? अभी बिहार में महिलाओं को चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया मिला कि नहीं मिला? तो क्या आप यहां उत्तर प्रदेश वाली महिलाएं कहते हम नहीं मिला, हम जब कोर्ट, तो कहां है कोर्ट? ये 37 रोकेगा भाई, ये 37 रोकेगा। बात क्लियर हो गया? लेकिन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो कौन रोक रहा है? ये कहता कोर्ट नहीं जा सकते, सरकार को देना चाहिए। ठीक है भाई? ये बातें समझ में आ गया? चलिए, तो सरकार जितनी भी योजनाएं चलाए उन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 38A, एक का भी कह सकते हैं, का या 38। हाँ, तो 38A या का जो भी लिखा रहेगा याद रखना। इसमें लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना। थोड़ा सा ही कर लीजिए, ठीक।
चलिए, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना, ठीक, ये 38 का है। ठीक है भाई, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना, चलिए सही कर लीजिए, इसके पहले वाला जो मिस्टेक हुआ है उसको सही कर लेना। चलिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 39 पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 39 क्या है भाई? 39 में क्या लिखा है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति तत्व, इसमें लिखा है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति तत्व। इसका मतलब यह हो गया कि राज्य सरकार, अनुसरण माने नकल, अनुसरण माने क्या होता है? नकल। अगर राज्य सरकार कोई ऐसा व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही है तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे आप देखिएगा, अभी शिक्षा के मामले में भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य क्या है? केरल है। केरल है। चलिए, तो अगर कोई राज्य जहां की साक्षरता दर कम है वो अपने लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहा तो क्या करना चाहिए? केरल वाले का नकल कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? नकल। जैसे कोई योजना चल रहा है आपके यहां और अच्छा अगर योजना है तो उसे क्या किया जा सकता है? नकल किया जा सकता है। इसमें लिखा है कि राज्य द्वारा, मतलब जो राज्य है अगर वो कोई नियम नहीं बना पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे मान लो बिहार में शराबबंदी हो गया, बिहार में शराबबंदी हो गया, अगर बिहार में शराबबंदी से वहां के लोगों को फायदा हुआ तो उत्तर प्रदेश को क्या करना चाहिए? यहां भी बंदी कर देना चाहिए, है कि नहीं है भाई? अगर एंटी रोमियो यहां चला उत्तर प्रदेश में और मंचलों को यहां पर जो है सबक सिखाया गया और इससे फायदा मिला, यहां की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो दूसरे राज्य वाले को क्या करना चाहिए? इसे लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर योजना में फेल हो गए तो क्या लागू करे? कौन फायदा है? नहीं फायदा है। समझ में आया? इसलिए यह कहता है कि आपको अगर कहीं पर जो है कोई योजना अगर सफल हो रही है तो दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए भाई? नकल कर लेना चाहिए। अब देखिए 39 का पर बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 39 का, इसमें लिखा हुआ है, हाँ, इसमें समान क्या होगा भाई? बिल्कुल, इसमें लिखा है, चलिए इसमें लिखा होगा निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता। क्या लिखा होगा भाई? हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है, जो पॉइंट है उसको समझिए, मतलब फ्री में आपको देखिए क्या लिखा है? निशुल्क न्याय मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे अगर न्याय, अगर यहां देखिए निशुल्क न्याय का मतलब यह हो गया जैसे कोई व्यक्ति है जो अच्छा वकील रख सकता है, लेकिन जो गरीब परिवार का व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? उसे सरकारी वकील मिलेगा फ्री में। समझ में आ गया? क्या मिलेगा भाई? सरकारी वकील मिलेगा फ्री में। तो यह लिखा हुआ आर्टिकल 39 का। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 40 पर। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है, हाँ, ग्राम पंचायतों का गठन। तो यहां लिखा भाई ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें लिखा है, याद रखना पूछेगा ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में? 40। याद रखना पहली बार, अब ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो ग्राम पंचायत है, तो याद रखना है इसकी स्थापना होगा पंचायती राज के द्वारा। किसके द्वारा होगा? पंचायती राज के द्वारा। और भारत में पहली बार पंचायती राज की जो स्थापना हुआ है वो राजस्थान के नागौर जिले। तो याद रखना है यहीं पर कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ अगर पूछा जाए तो बताना है 2 अक्टूबर, हाँ, 1959 राजस्थान के कहां? राजस्थान के नागौर जिला, हाँ, तो राजस्थान के नागौर जिले में यह शुरू हुआ। तो याद रखना 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ हुआ पहली बार। तो कहां से हुआ भाई? तो राजस्थान के नागौर जिले में। अगर पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज कहां शुरू हुआ तो बताइएगा, भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ। ठीक है भाई? कहां से शुरू हुआ? तो नागौर जिले से शुरू हुआ। याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें। बात समझ में आया? तो ये हो गया कहां से शुरू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई? नेहरू जी। कौन थे भाई? तो नेहरू जी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई है। पंचायती राज, किसकी? पंचायती राज। ये पंचायती राज हमने लिखा भाई, ये हमने पंचायती राज लिखा। समझ में आया? और याद रहे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। हाँ, तो पंचायती राज दिवस अगर पूछा जाए
तो क्या बताना है, 24 अप्रैल को क्या भाई पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिख लीजिए 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद आर्टिकल 41। हाँ, तो 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और लोक सहायता पाने का अधिकार लिखा है। तो याद रहे कुछ दशाओं में, जैसे कुछ दशाओं में आपके पास जो ध्यान समझिएगा 41 कह रहे कुछ कंडीशन में, जैसे आपके पास कुछ नहीं काम है, आपको काम चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी आपको काम उपलब्ध कराए। कुछ दशाओं में काम भी मिलना चाहिए, शिक्षा भी मिलना चाहिए, लोक सहायता भी मिलना चाहिए, ये सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। समझ में आया किसमें लिखा है 41। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 42 पर बात करेंगे भाई। तो याद रखना जो आर्टिकल 42 है 42, इसमें क्या लिखा है, कर्मकारों के लिए, क्या नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है नहीं मानुचित दशा, इसमें तो इसमें लिखा हुआ है काम की न्याय संगत मानोचित दशाओं एवं स्त्री सहायता का, मानोचित दशाओं एवं स्त्री सहायता का उपबंध, स्त्री या प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति सहायता का क्या भाई इसमें उपबंध। तो इसमें कहा गया काम की न्याय संगत, जो उचित हो, सरकार के लिए जो उचित हो उसे करना चाहिए प्रसूति सहायता का। मतलब ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको यहां पर सरकार की जिम्मेदारी है कि एम्बुलेंस उपलब्ध कराए, उनके लिए एएनएम, ठीक है भाई, जीएनएम की नियुक्ति हो, प्रसव केंद्र हो, ये सारा चीज होना चाहिए। कहां लिखा हुआ है 42 में। आशा कार्यकर्त्री की नियुक्ति होना चाहिए, आंगनबाड़ी व्यवस्था होना चाहिए, सब कहां लिखा भाई, सब 42 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है 42 के अंतर्गत आता है। तो ये सारा व्यवस्था होना चाहिए, सरकार की क्या है जिम्मेदारी है। इसके बाद हम बात करेंगे 43 जो है वो कर्मकारों के लिए निर्वाह एवं मजदूरी। तो अनुच्छेद 43 पर बात करें तो याद रखना इसमें लिखा हुआ है कर्मकारों के लिए निर्वाह एवं यहां पर मजदूरी लिखा हुआ है, मजदूरी का उपबंध। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह, मतलब जो कर्मकार हैं, कर्मकार माने मजदूर, तो मजदूरों के लिए यहां पर उनका कैसे निर्वाह होगा और उनको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। अभी आपको पता होना चाहिए नरेगा के मजदूरों का जो वेतन है, एक मजदूर अगर नरेगा में काम करेगा 257 रुपया, कितना मिलेगा 257 रुपया मिलेगा। सरकार की जिम्मेदारी है हर मजदूर का एक वेतन तय करना चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन अगर वेतन तय ना हो तो कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना है कि ये बातें भी याद रखना है। तो 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह एवं मजदूरी का उपबंध इसमें लिखा हुआ है, ठीक है भाई। चलिए 43 का में लिखा हुआ है, 43 का बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिखा हुआ उद्योग, इसमें कर्मकारों के लिए उद्योग प्रबंधन की बात करता है। तो उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, उद्योग प्रबंधन में कर्मकारों की क्या भाई, कर्मकारों की सहभागिता, ठीक है भाई। उद्योग प्रबंधन में ये कहना चाह रहा है उद्योग फैक्ट्री लगाने में यहां पर लिखा गया कि कर्मकारों की क्या होना चाहिए, सहभागिता। मतलब आप अगर बेरोजगार हैं और आप अगर फैक्ट्री या कंपनी लगाना चाहते हैं तो सरकार आपको क्या करेगी भाई, सहायता। अब आप कहेंगे कैसे सहायता, जिसे आपके मन में विचार आया कि हम जो है बेरोजगार हैं तो सरकार समय समय पर क्या करती है, जैसे सरकार कहती है कि सिद्धार्थ नगर में जो लोग दोना पत्तल बनाना चाहते हैं वो हमारे यहाँ आवेदन करें। अब तुहार मन कहा तो दोना पत्तल बनावे के, तो विकास भवन में जाइए, आवेदन करिए, वहां आपको मशीन मिलेगा, दोना पत्तल बनाने का मशीन मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्या उसका पैसा लगेगा क्या, दोना पत्तल के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार फ्री दे रही है, जाओ दोना पत्तल बनाओ, जीवन यापन करो। समझ में आया कि नहीं आया। लड़कियां कह रही हैं कोई काम नहीं, तो सरकार कहती है आओ ब्यूटी पार्लर का कोर्स करो, आओ सिलाई का कोर्स करो, और सिलाई भी सिखाएंगे और फ्री में मशीन भी देंगे, मशीनियों फ्री में देंगे, चाक मिट्टी भी देंगे और नापने वाला सब देंगे, ले जाओ। नहीं भाई, नहीं ऐसा व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं। तो सरकार सारा व्यवस्था उपलब्ध कराती है और फायदा, हाँ लड़कों के लिए बबर्ची वाला काम है, आप लोग जाइए ऐसे
तलिए भूजिए भाई। लड़कों के लिए भी बावर्ची वाला काम है, कोई काम नहीं, बावर्ची गिरी कर लीजिए। भगौना मिलेगा, बड़ा बड़ा भगौना भी मिलेगा भैया, ठीक है। हाँ तो वो सब भी मिलेगा फ्री में। क्या पैसा लगेगा? क्या नहीं, पैसा नहीं लगेगा। चलिए हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 44। चलिए 44 पर बात करते हैं भाई। 44 क्या कहता है भाई? एक समान सिविल संहिता। एक समान क्या कहता है? सिविल संहिता। अच्छा ध्यान रहे, खाली लिखित नहीं है, एक रटायक है। एक एक सवाल ऐसे पूछेगा कि किसमें एक समान सिविल संहिता का उल्लेख, किस अनुच्छेद में? 44। ये बातें आपको याद करना है, होमगार्ड बनना है तो याद करना है, ये बात दिमाग में फिट रहे। ऐसे नहीं गुरुजी ऐसे बता दिए, इसको एक एक आर्टिकल आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। चलिए अच्छा, ये एक समान सिविल संहिता क्या है? ध्यान सुनिएगा, इसमें लिखा गया भारत के अंदर तलाक वाली व्यवस्था पूरे भारत में एक समान होना चाहिए। गोद वाली जो व्यवस्था है, किसी को गोद लेना, वो व्यवस्था पूरे भारत में क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। समझ पा रहे ना भाई? और इसमें यह कहा गया जैसे किसी को कोई व्यक्ति अपने पुत्री या पुत्र को वरासत करता, तो वो व्यवस्था पूरे भारत में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यही होता है एक समान सिविल संहिता। समझ में आ गया भाई? तो किसमें लिखा है? 44। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 45। तो याद रखना 45 क्या कहता भाई? 45 में क्या लिखा गया भाई? इसमें क्या है? तो 45 में शिक्षा है, इसमें शिक्षा है ना भाई? हाँ तो किसका है शिक्षा? हाँ तो 6 वर्ष के नीचे, 6 वर्ष से नीचे, हाँ 6 वर्ष से नीचे के हाँ बालकों के लिए शिक्षा का जो है प्रावधान, बालकों के, हाँ बालकों के लिए क्या होना चाहिए भाई? यहां शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान का प्रावधान मतलब 6 वर्ष के प्रावधान। समझ में आ गया भाई? हाँ तो आड़ी बाड़ी सेंटर की बात कर रहे हैं भाई। आड़ी बाड़ी सेंटर यही वाला ना भाई? यही आड़ी बाड़ी है, यही तो है आड़ी बाड़ी सेंटर। इसमें अब आड़ी बाड़ी सेंटर माने आंगनबाड़ी में 1 गिलास दूध, फल, केला, यहां दलिया, हर सुविधा सरकार के द्वारा यहां पर व्यवस्था किया जा रहा है। और याद रखना कि जितने भी जो है इसका आंगनबाड़ी केंद्र में आप देखेंगे सरकार ने इसका नाम ही बदल दिया। क्या रखा भाई? प्री प्राइमरी एजुकेशन। क्या हो गया? प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो याद रखिएगा प्री प्राइमरी एजुकेशन हो गया, ठीक है भाई? अब हाँ तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में 6 वर्ष तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगा। खाली शिक्षा नहीं मिलेगा बल्कि यहाँ भोजन भी मिलेगा, पका पकाया भोजन मिलेगा, दलिया मिलेगा, केला और दूध भी मिलेगा। ये सारी व्यवस्था सरकार यहाँ कर रही है, ठीक है भाई? तो अब जो है हाँ अब हम बात करेंगे 45 के बाद, हाँ 46 पर बात करेंगे भाई। इसमें क्या लिखा गया भाई? इसमें लिखा गया SC ST एवं अन्य दुर्बल व्यक्ति, अन्य दुर्बल हाँ व्यक्तियों को के लिए क्या हो गया भाई? आर्थिक रूप से क्या मिलेगा भाई? आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता का क्या मिलेगा? प्रावधान। तो ध्यान रहे जो लोग ऐसे हैं SC हो, ST हो और अन्य दुर्बल माने का EWS की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यहां सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। आप कहेंगे ये कौन आर्थिक सहायता? ध्यान रहे आर्थिक सहायता कैसे भाई? ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कहा आर्थिक सहायता आपको मिलेगा। फार्म भरबो तो पैसा लागी कम, होमगार्ड भरे के सबके पैसा जितना लागी, SC ST का पैसा लागी कम। समझ में आई गए? हाँ लगेगा कम। और याद रहे ऐसे लोगों का वजीफा पहले आ जाएगी, ये व्यवस्था, ठीक है भाई? पहले आ जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखा गया कि सरकार इनको कैसा व्यवस्था करेगी भाई? आर्थिक रूप से इनकी मदद सरकार करने जा रही, ठीक है भाई? ये लिखा किसमें? 46 में लिखा हुआ। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे 47। तो इसमें लिखा गया भाई, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर, एवं जीवन स्तर को क्या करना भाई? ऊंचा करना, ऊंचा करना। और इसी में क्या लिखा गया? नशीली दवाओं पर क्या भाई? इसमें रोक। तो मादक द्रव्यों पर रोक है, तो इसी में लिखा गया नशीली या मादक जो है हाँ द्रव्यों पर क्या है? प्रतिबंध। द्रव्यों पर क्या हो गया भाई? तो प्रतिबंध हो गया। इसमें लिखा है, कहता है ये पोषाहार स्तर मतलब ऐसे लोग, जैसे भारत एक ऐसा दुनिया की सबसे जनसंख्या भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा युवा पाए जाते हैं। 2 तरीका, अगर किसी देश को बर्बाद करना है
वहां के युवाओं को गलत मार्ग पर भटका दीजिए। अगर सब लोग दारू पीना शुरू कर दें, चरस गांजा भांग का सेवन कर दें, तब तो वैसे बर्बादी हो गया। बम गिराने की जरूरत है क्या? अपने आप पे बर्बाद। और साथ ही साथ इसमें लिखा गया कि ऐसी महिलाएं जो कुपोषण का शिकार हो गई हैं, एक टाइम का भोजन अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे महिलाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? वो ऐसी महिलाओं के हीमोग्लोबिन की कमी हो गया है, एनीमिया की शिकार हो गई हैं, उनके अंदर आयरन की कमी है, तो सरकार की जिम्मेदारी फ्री में आयरन का टेबलेट, कैल्शियम के टेबलेट उनको दिया जाए। और ऐसे महिलाओं को, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, उनको दलिया, सेतुआ और दूध, ये सब व्यवस्था मिलना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए फ्री में। उनको क्या होना चाहिए? यहां पर फ्री में आप देखेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे महिलाओं को फ्री में उनका चेकअप होना चाहिए, उनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी के नाते आपके गांव में आशा कार्यकर्त्री हैं, इसी आर्टिकल को जो है वो पूरा करने का काम करती हैं। आशा हो गई हैं, आप देखेंगे जो है गांव के अंदर जो जितनी भी महिलाएं जो काम कर रही हैं, वो सब इसी की भरपाई कर रही हैं। समझ में आ गया? वो किसके लिए भाई? वो आप देखेंगे फ्री में गांव में आयरन की टेबलेट बट रहा है, फ्री में कैल्शियम की टेबलेट बट रहा है कि नहीं बट रहा है? गांव गांव जाके महिलाएं पूछ रही कि आपके घर में हवा वाला कड़वा बनल बा कि नहीं, 5 लाख की लजवा हुई, तो कहेंगे नहीं बनाते, चलाओ बना दी। तो वो सब क्यों कर रही है भाई? इसलिए क्योंकि आर्टिकल 47 को पूरा करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अगर सेतुआ नहीं मिली तो का कोर्ट जाबो? नहीं। का एक गिलास दूध नहीं मिली तो कोर्ट जा सकते हैं? नहीं। हाँ, कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ गया भाई? तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को नशीली दवा, दारू पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी दुकान पर जाके फट से जाके कोई भी नशीली दवा मांग ले रहा है, नहीं मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति खांसी सिरप पीने के बहाने पूरा शीशिया पी ले रहा है और नशा पूरा घूमत है, वो भी नहीं मिलना चाहिए। सब बैन होना चाहिए। कहां लिखा भाई? 47 कहता। समझ गए भाई? चलिए, तो 47 के बाद हम बात करने वाले 48 पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। 48 कहता है, यहां हमको बताना कृषि एवं पशुपालन, यहां थोड़ा सा बताना कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का क्या होना चाहिए भाई? थोड़ा सा हमने यहां मिस्टेक कर दिया, ठीक है? थोड़ा सा यहां हमने मिस्टेक कर दिया ये। हाँ, तो यहां पर जो है ये हमने अपनी गलती को सुधार दिया। यहां हम आपको 48 का बताने वाले थे, तो अब हमने आपको 48 कर दिया। थोड़ा सा जो है अब इसको आप सही कर लीजिए। तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन इसमें लिखा हुआ है। कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा, इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि जो किसान है उन किसानों को क्या करे भाई? सरकार किसानों के लिए, यहां पर सरकार की जिम्मेदारी किसानों को प्रशिक्षण दिलाएं। क्या दिलाएं? प्रशिक्षण। यहां पर कृषि लिखा हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी किसानों को प्रशिक्षण दिलाएं, उनको सुविधा दिलाएं, और साथ ही साथ उनके मिट्टी की जांच होनी चाहिए। और एक बात बता दूं कि भारत के किसानों ने पूरे दुनिया में जो कर दिखाया वो आश्चर्यचकित करने वाला। आप कहेंगे क्या कर दिखाया भाई? तो भारत के किसानों ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। चावल के उत्पादन में भारत क्या हो गया? दुनिया का सबसे ज्यादा चावल कहां होता अब? भारत में। यह सवाल होमगार्ड में लिख लीजिए, फंसेगा। पूछेगा चावल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? भारत का। पहले कौन था? चाइना। चाइना को पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, अब भारत हो गया दुनिया में चावल में पहले स्थान पर। तो कृषि एवं पशुपालन, ध्यान सुनिएगा, यहां सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को सरकार क्या करे भाई? किसानों को फायदा दे। आप कहेंगे कैसे फायदा? अगर तुम्हें खरीदे के ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर खरीदे के, तो ट्रैक्टर लेके बंबई तो जाबो नहीं। ट्रैक्टर क्यों खरीदते हैं? खेत के लिए। तो सरकार ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देगी। अगर पंपिंग सेट खरीदबो ना, सब्सिडी मिलेगा। अगर आप हार्वेस्टर खरीद रहे ना, सब्सिडी मिलेगा। तो आप कहेंगे रोटावेटर खरीदेंगे, सब्सिडी कहां मिली? कहां में जाई? उसके लिए हर जिले में एक होता कृषि भवन। क्या सिद्धार्थ नगर में भी है? क्या है? सिद्धार्थ नगर में भी है। कहां है? आगे जाएंगे आपको उसी रोड पे मिलेगा। वहां आप जाएंगे, पीसीएस रैंक का अधिकारी बैठता है, उसकी जिम्मेदारी पूरे जिले के जितने भी किसान हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराना। उनको खेत में पानी चलाने के लिए नल की व्यवस्था अगर नहीं है तो उन्हें सोलर सिस्टम दे दीजिए फ्री में। वो सोलर लगाएं और जब पानी जो है चलाना रहेगा, बटन दबाएंगे, पानी खेत में चला जाएगा। सुविधा मिला। यहीं तक नहीं, अगर वो किसान हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, तो गाय भैंस बकरी पालन कर सकते हैं। और पैसा ना है तब कैसे पालन करी? सरकार पैसा देगी। सरकार क्या देगी? पैसा देगी। अगर आपको चाहिए गाय पालन पे पैसा चाहिए, मिल जाएगा। बकरी पालन करिए, आप कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सुविधा सरकार दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है। आप अगर पशुपालन है, आप कहेंगे हम गाय पाले हैं, हमारे पास गाय के रखे खर्ची जगह, ये ना बता। सरकार कहा तरह गौशाला बनाओ, पैसा हम देंगे। कौन दे रहा पैसा? सरकार दे रहा कि नहीं दे रहा? क्या गांव गांव में सरकार ने, आप प्रधान जी से मिलिए, मिलेगा। ये किसमें लिखा है?
तो सरकार अपने जेब से दे रहा क्या? सरकार जो भी सुविधा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो पहले से हमारे संविधान में, और हमारे संविधान के निर्माताओं ने ऐसा व्यवस्था पहले से किया। समझ में आया भाई? तो इसमें लिखा कृषि एवं पशुपालन का क्या होना चाहिए? संगठन। और साथ ही साथ इसी में लिखा है किसी भी दुधारू पशु को नहीं काटा जाएगा। तो पूछा जाएगा कि दुधारू पशुओं के बलि पर रोक किसमें लिखा है भाई? तो इसी में लिखा भाई दुधारू पशुओं को काटने वाला पकड़ा जाएगा, उसको मुर्गा बना दिया जाएगा मार के। क्योंकि कहां लिखा है? 48 संविधान में लिखा है। 48 कहता है कि यहां पर दुधारू पशु के बलि पर क्या होना चाहिए? तो दुधारू पशुओं के बलि पर रोक, बलि पर क्या होना चाहिए? रोक। ये कौन सा आर्टिकल है? ये 48 ही तो है, यही है, लिख लीजिए दोनों बातें। चलिए अब हम बात करेंगे 48A। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 48 का। हाँ, अनुच्छेद 48 का पर बात करेंगे भाई। तो हम 48 का पर बात करने वाले, ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, एवं संवर्धन, एवं संवर्धन, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की क्या होना चाहिए भाई? रक्षा होना चाहिए। इसका मतलब पर्यावरण का क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। सरकार ने कहा, आर्टिकल 48 में लिखा है कि पर्यावरण की क्या होनी चाहिए भाई? पर्यावरण की यहां पर सुरक्षा होनी चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका संवर्धन होना चाहिए, वन एवं वन्य जीवों की क्या होना चाहिए? रक्षा होना चाहिए। बात क्लियर हो गया भाई? अब आप यहां थोड़ा समझिएगा, ये जो अनुच्छेद 48 का है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा आप देखेंगे, इसी के द्वारा आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो अगर पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया। 1986 में इसी के द्वारा आया वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम आया, ये 1980 में आया। कब आया भाई? ये 1980 में आया। ये इसी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आ गया। तो याद रखना है ये कब आया भाई? 1972 में। इसी के द्वारा आप देखिएगा हाथी प्रोजेक्ट आया। हाथी प्रोजेक्ट आया भाई, कब आया? तो 1992 में। इसी के द्वारा आप देखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट आया। हाँ, तो टाइगर प्रोजेक्ट आया 1973। ये सब नोट करिएगा, सब इसी के द्वारा आया। क्लियर हो गया? और ध्यान रहे, ऐसे जो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ट्रेन चलाया, भारत का पहला ऐसा ट्रेन। आप कहेंगे कौन ट्रेन चल गया भाई? ट्रेन चलेगा, जाएगा बहराइच से कहां तक? दुधवा नेशनल पार्क तक। बहराइच के कतरनिया से शुरू होगा और दुधवा नेशनल पार्क तक जाएगा। तो कैसा ट्रेन है? चारों तरफ से केवल शीशा। ऐसे आराम से देखेंगे आप, लगेगा कि हम विदेश में आ गए। मतलब चारों तरफ से क्या है? उसका नाम क्या भाई? उसका क्या नाम है? विस्डॉम। क्या नाम है? विस्डॉम नाम है, विस्डॉम ट्रेन नाम है। हम उसको आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं, अभी हमको मौका मिला हम बता दिए, ठीक है भाई? हमको याद आए तो विस्डॉम अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां से कहां तक, तो कतरनिया घाट से कहां तक जाएगा? तो हाँ, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी तक जाएगा। ऐसे चारों तरफ से, बहराइच से, कतरनिया घाट से लखीमपुर खीरी, ऐसे चारों तरफ से देखेंगे। ट्रेन में ऐसा ना लगा है, पारदर्शी शीशा लगा है, ऐसे ही ऊपर नीचे कुल जगह ही। ऐसे तोहरे बगल में बाघ घूमी है, ऐसे हाथी घूमी है, ऐसे सांप देख रही है। मतलब देखते हुए चलिए, मजा लेते हुए चलिए। वाह भाई वाह। तो पर्यावरण जो हमारा जो है नेचर है, उसको देखने का मौका मिलेगा। जो टाइगर अभी तक आप देख रहे थे मोबाइल में, टीवी में, वो टाइगर आपके बगल में दिखाई देगा ऐसे, लेकिन शीशा लगा रहेगा, मजबूत शीशा। ठीक है भाई, समझ गए? तो ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम उसको आपको करंट अफेयर में बताएंगे, लेकिन अभी हमको मौका मिला तो हमने बता दिया। ध्यान सुनिएगा, हमने कहा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा किसमें लिखा? 48 का। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कौन सा अधिनियम आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। इसी के अंतर्गत वन संरक्षण। और ध्यान रहे, यही वो आर्टिकल है जिसके द्वारा आप देखते हैं क्या, इसी के अंतर्गत आप देखेंगे, चाहे वो गिर नेशनल पार्क गुजरात वाला, गिर नेशनल पार्क कहां है? एशियाई शेर के लिए ई के अंतर्गत स्थापित हुआ है। आप कहेंगे एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा असम ई के अंतर्गत बना है। कहां, किसके अंतर्गत? इसी के अंतर्गत बना है। समझ में आया भाई? तो जितने भी पार्क हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, सब यही आर्टिकल है और यही बताता है। यो बात, अगर पेड़ तोहरे दुआरी बाय,
ओका काट देवो जाबो जेल, भले तोहरे दुआरी बाय, भले तू ही लगाए रहो, लेकिन काट ना ही सकत। कौन रोक रहा भाई? यही तो रोकेगा। अगर पेड़ काट दियो चुप्पे से, क्यों पड़ोसी कंप्लेन कर दीस तो तोहरे घरे आई पुलिस, कहबो साहब हमारे पेड़वा हो, तब वो तुम्हें पकड़ के ले जाए। आप उस, हाँ चलो क्योंकि पेड़ अपना भी नहीं काट सकते हैं आप, ये कौन रोक रहा है? यही समझ में आ गया भाई। हाँ तो कैसे कटेगा पेड़ भाई? वो पेड़ ऐसा है, उसको काटना है तो क्या करें? उसके लिए वन विभाग में जाइएगा, परमिट लीजिएगा। क्या लेना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा। और परमिट लेंगे तो उसके लिए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अपने पेड़ हम ही लगाए हमारे द्वार, और वह हम ही काटब, लेकिन उसके लिए क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। चुप्पे से काट ले वो पकड़ाई जाबो, क्योंकि रोक रहा है। कौन रोक रहा भाई? ये वन संरक्षण रोक रहा है। समझ गए? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। एक पेड़ हो, एक ठू पेड़ का नाम हो बांस, का नाम हो बांस। बांस जौन है वो हो घास। तो पूछेगा कौन सा पेड़ घास है? बांस एक ठू हो घास। बांस क्या भाई? बांस है घास। कौन सा? ध्यान से सुनिएगा, जो अभी हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिएगा इसी के अंतर्गत। तो याद रखिएगा बांस क्या है? घास। जो चूना लगाते हैं पान में, चूना कत्था, तो कत्था का पेड़ हो। कत्था क्या भाई? कत्था का पेड़ होता है। कत्था का पेड़ का नाम है खैर। तो खैर से निकलता है कत्था। खैर के पेड़ से क्या मिलता है? कत्था। रबर का पेड़ होता है। रबर का क्या होता है? रबर का पेड़ होता केरल में सबसे ज्यादा, केरल में सबसे ज्यादा। तो जो रबर होता है, जो लास्टिक होता है, आप देखेंगे उसका भी पेड़ होता। क्या होता है? पेड़। सबसे ज्यादा रबर कहां? केरल में। कहां पर? केरल में। समझ में आएगा? अच्छा, इसके बाद याद रखना है डीजल वाला पेड़ देखे हो का? डीजल का पेड़, तो डीजल का भी पेड़ बा, डीजल का भी पेड़ है भाई। आप कहेंगे डीजल कौन पेड़ हो? तो एक पेड़ का नाम हो जटरूफा। क्या नाम है भाई? ये डीजल का पेड़ हो, ये डीजल वाला पौधा है। एक ठू का नाम है करेज, और एक ठू हो रतन जोत। इसको तो देखे होंगे, खाना जब सब्जी बनता है, सब्जियां में जब भाई डाल देंगे ना, तो एकदम लाल लाल ऐसा लगे कितना तेल हो, चकचकाएगा पूरा, और देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन नुकसान है। ठीक है, तो हाँ, तो जट्रोफा, करेज और रतन, इन तीनों का भैया ये है बायोडीजल। क्या है? ये है बायोडीजल का पौधा। तो बायोडीजल का पौधा पता है क्या कौन कौन हो? ये हो, तीन चीज हो बायोडीजल का पौधा। एक याद रखो, एक ठू पेड़ जौने पेड़ का आतंकवादी कहा है। हाँ, तो गांव वाले का कहा है लिपस्टिक, और हमारे कहिलाओ का यूकेलिप्टस। तो ये है, इसको आतंकवादी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये आतंकवादी पौधा है, इस पेड़ को आतंकवादी कहते हैं। तब बंदूक लिए बका? नहीं, बंदूक नहीं लिए बा। अरे ये पानी ढेर सोखाला। तो ये जो पेड़ है ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जहां रहेगा ना वो अगल बगल की जमीन को बंजर बना देगा। ठीक है भाई, इसलिए इसको क्या कहा गया? इसको आतंकवादी पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आतंकवादी पौधा कौन है? यूकेलिप्टस। ठीक है भाई, तो कत्था जो है किससे मिलता है? खैर से। ठीक है भाई, ये बायोडीजल का पौधा हमने बताया। ठीक, एक ठू पेड़ से निकला कुनैन। कहां निकलता है? कुनैन। तो सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से क्या मिलता भाई? कुनैन। तो कुनैन सभी लोग देखे हैं। कुनैन माने गहुम कहा कारगोली। कौन गोली? कारगोली। ऐसे सफेद सफेद छोट छोट रहा, और उसको कपड़े में रख देंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा। उसको अगर आप किताब में रखेंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा। कहते भैया कुनैन की गोली दे दीजिए तो मिल जाता है, लेकिन अगर वो खा ले वो ना, मलेरिया ठीक हो जाए। अरे वो दवाई हो। तो सिनकोना के छाल से क्या मिलता है? कुनैन। कुनैन देखे हैं सभी लोग? सभी लोग कुनैन देखे हैं आप? अरे मिलता भाई क्रिस्टल, सफेद रंग का कपूर घट रहा, छोट छोट गोल गोल सा होता, कपड़े में रखेंगे बहुत अच्छा महकता है। रखिए, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेंगे। कीड़ा मकोड़ा, हल्ला नहीं करना भाई, ध्यान सुनिए। जो बता रहे ध्यान से सुनेंगे तो सवाल फंसेगा, हल्ला करेंगे तो भाई बहुत कम चीज बताएंगे, बात याद रहे। चलिए, तो सिनकोना के छाल से क्या मिलता? कुनैन। इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में, मलेरिया में क्या मां? अच्छा, एक बात और बता दें, कपूर का पेड़ होता है। कपूर का क्या होता है? पेड़। तो कपूर किससे मिलता है? पेड़ से। कपूर पेड़ से। और याद रहे, अगर कपूर घर में अगर ढेर चींटी घूमथिन तो रख दा कपूर, समस्या खत्म।
तो खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए क्या रखा जाता है? कपूर। सवाल पूछा था तो फिर हम बता रहे हैं भाई। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित चींटियों से बचाना तो क्या रखना पड़ेगा? कपूर। समझ में आया? कपूर भी किससे? पेड़े से। एक बात बता दी और, हिंग। हिंग माने गान्ही। गान्ही मिलता है वो भी पेड़ के जड़ से। तो क्या गान्ही का पेड़ है क्या? हाँ, गान्ही का पेड़ होता है। और कहां मिलेगा गान्ही का पेड़? हाथरस। कौन रस? हाथरस उत्तर प्रदेश का जिला है। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो वहां जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? गान्ही के लिए। गान्ही पेड़ से मिलता है। ठीक है भाई। तो गान्ही पेड़ का हाथरस कहां मिलेगा भाई? हाथरस। समझ में आ गया? तो अभी हमने क्या बताया? सिनकोना के छाल से जो है कुनैन मिलता है और मलेरिया के उपचार में। किसके? मलेरिया के उपचार में। ये 3 पेड़ है बायोडीजल। कत्था खैर से मिलता है। रबड़ का भी पेड़ होता है केरल में। रबड़ का पेड़ कहां है भाई? तो केरल में है भैया, केरल में। हो गया? चलिए, इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, बीड़ी। क्या? बीड़ी 420। तो बीड़ी जो है, बीड़ी पीने वाला जो है ये तेंदू के पत्ते से। तो बीड़ी है, मिटा दे, मिटा दी। चलो है, मिटा देना भाई। तो याद रहे, हम यहां पर हमने बता दिया बीड़ी। पूछा जाएगा बीड़ी तो क्या बताइएगा भाई? तो याद रखना ये तेंदू के पत्ते से। कौन सा? तेंदू के पत्ते से क्या बनता है? बीड़ी बनता है। तेंदू के पत्ते से क्या बनता है? बीड़ी बनता है। देखो दिमाग में बैठा लियो छोट छोट चीज, अगर नहीं बैठाया तो समस्या आपकी है भाई। तो इसीलिए बीड़ी जलैके वाला गाना याद रहे तो तेंदुआ का पत्ता याद आ जाए। ठीक है भाई? हाँ, तो उसको तेंदू का पत्ता याद रखिएगा। और ये जो है बीड़ी इसी से बनाया जाता है। समझ में आ गया भाई? तो सिनकोना का छाल भी बता दिया। हाँ, अब हम बिल्कुल भाई धीरे धीरे उसी पर आ रहे हैं। वाह भाई वाह। अब एक पेड़ जो है याद रखना है, चीड़ का पेड़। कौन पेड़ है? चीड़ का पेड़। तो चीड़ के पेड़ से क्या मिलता है भाई? तो तारपीन। तारपीन का तेल। तो आप कहेंगे ये कौन तेल है? तो जो तारपीन का तेल है ये पेंट में, पेंट लगावे में तारपीन का तेल मिलाया जाता है, पेंट। तो तारपीन ये जो है ये किससे? चीड़ के पेड़ से। ठीक है भाई? तारपीन किससे मिलेगा? चीड़ के पेड़ से तारपीन मिलेगा। ये सब हम इसी के अंतर्गत बता रहे भाई, आर्टिकल 48 का के अंतर्गत बता रहे हैं। तो चीड़ के पेड़ से तारपीन, ऐसे पेड़ों को सरकार ने क्या कहा? इसको संरक्षित रखना। क्या करना भाई? संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि ये फायदे वाले पेड़ हैं। समझ में आ गया भाई? तो यहां से क्या मिलता है? तारपीन का तेल। हमने बीड़ी बताया तेंदू पत्ते से, हमने बता दिया। हमने रबड़ का पेड़ बताया सबसे ज्यादा केरल में। हमने कत्था बता दिया खैर से। और पान जो है, पान जो है, हाँ, तो पान का भी पेड़ है। और याद रखना महोबा। कहां? पान जो है सबसे ज्यादा कहां? महोबा में। पान सबसे ज्यादा महोबा। ठीक है भाई? महोबा याद रखना है। ठीक है भाई? चलिए अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। एक पेड़ का नाम हो, हल्ला नहीं, एक पेड़ का नाम है जंगल की आग। आप कहेंगे ये कौन पेड़ हो? जंगल की आग। ये जो है जंगल की आग, ध्यान रहे, ये जो जंगल की आग है इस पेड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस पेड़ को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका वैज्ञानिक नाम कहे तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अरे यही तो पलाश है। पलाश उत्तर प्रदेश का क्या है? इसी को ढाक कहते हैं, इसी को टेसू कहते हैं, इसी को जंगल की आग कहते हैं। अरे यही उत्तर प्रदेश का क्या है भाई? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। हाँ, महोबा पान वाला है, महोबा पान उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बता दिया भाई। जंगल की आग, प्लाश, ढाक, टेसू, समझ में आ गया भाई? सब बता दिया। ठीक, तो एक्स्ट्रा बातें जितना बताया। हाँ, जंगल की आग इसको कहते हैं। पूछेगा किस पौधे को जंगल की आग कहा जाता है? किस फूल को जंगल की आग कहा जाता है? पलाश। ये कौन पलाश पेड़ है? तो पलाश एकदम लाल रंग का होता है, आप देखेंगे। हो गया भाई? लिख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक, उसका वो है वैज्ञानिक नाम। नोट हो गया भाई? बताइए। तो अब जो है अगले आर्टिकल की तरफ बढ़े। हो गया? जो बातें हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपकी जिम्मेदारी तत्काल लिख लो। ये कुल बात पीडीएफ में नहीं रहा, पता कि नहीं? हाँ, ये सब बातें जो है वो अंदर से आ जाती हैं, तो इसलिए छोटी छोटी बातें जो हम बोल दें उसको आप लिख लिया करें। ठीक है भाई? अब हम बात करेंगे आर्टिकल 48 का, हो गया। अब 49 पर बात करेंगे। तो आर्टिकल 49 पर बात करेंगे भाई। तो आर्टिकल 49 पर बात करने वाले हैं। 49 ध्यान से सुनिएगा,
एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्या है पता है ये? वाह भाई वाह। चलिए, हाँ, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के, एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, हाँ, स्मारकों और स्थानों का संरक्षण, स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण। अब ध्यान से सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय महत्व के मतलब ऐसे स्थल जिससे हमारे देश को रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू का हो, पैसा, कर मिलता है, राजस्व मिलता है, उसको जो है इसमें लिखा गया 49 में, ऐसा स्थल जो हमारे देश में आप देखेंगे कि हमारे देश में कुछ ऐसे धरोहर हैं जिनको हम ही नहीं बल्कि उसको देखने के लिए सैलानियां भी आती हैं। आप कहेंगे ऐसा भी है क्या? ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे स्थल हैं जिनका यहां पर लिखा क्या होना चाहिए? संरक्षण होना। क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। ऐसे भी स्थल है, तो इसलिए जो हमारे हिस्टोरिकल पैलेस हो या कुछ ऐसे पैलेस हो, उनकी जो है रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी, उसकी रक्षा करें। और अगर वो टूट रहा, बिखर रहा है तो उसको संरक्षित करें, उसको जोड़ने का प्रयास करें। और अगर उसकी पेंटिंग खराब हो रही है तो उसको पेंट भी करने का काम कौन करे? हम करें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम सुरक्षित करके रखें, अपने पास सजो कर रखें। आप कहेंगे ऐसा कौन सा स्थल? ऐसा स्थल का नाम है ताजमहल। क्या नाम है? ताजमहल नाम है। दुनिया में आप देखेंगे 7वें अजूबे में है कि नहीं है? इसी ताजमहल को देखने के लिए लोग आते कि नहीं आते? क्या आप ध्यान सुनिएगा, ताजमहल तो कहते अगर हम ना होते तो आपका गजल कौन कहता? अगर हम ना होते तो आपका गजल कौन कहता? उन नयनों को कमल कौन कहता? ये तो हमारी मोहब्बत का असर है, वरना उस पत्थर के ढेर को ताजमहल कौन कहता? तो जो ताजमहल है, कमाल हो गया भाई। ये ताजमहल ये हमारे देश का धरोहर है। ये 49 कहता है इसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है। और आप देखिएगा, यही नहीं, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया भाई? इसको 1983 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। अब कहेंगे यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को ऐसे स्थलों को इंगित करता है, शामिल करता है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं, जिनको देखने विदेशी आते हैं। ताजमहल का संरक्षण होना चाहिए। जैसा ताजमहल पे जाबो ना तो CISF वाले बंदूक लेके खड़ा है, इसे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। और इससे हमको इतना पैसा मिलता है, हम देखने जाएंगे ताजमहल, कै रुपया? अगर आप देखने ताजमहल जाएंगे तो पैसा फ्री नहीं है, पैसा लागी, टिकट लागी। ताजमहल देखने यदि आप जाएंगे तो आपका कितना पैसा लग रहा है इस समय ताजमहल का? आपका 50 रुपए, बिल्कुल करेक्ट। आप जाएंगे 50 रुपए देना पड़ेगा। 50 दे घूमा तो टहरत हो। लेकिन अगर वह आएगा कोनो विदेशी देखे, तो विदेशी देखे आए 2500 रुपया। कै रुपया? एक विदेशी घूमेगा 2500 देगा, और आप घूमेंगे कै रुपया? 50 में टहरत हो। और का कितना पैसा लग गए? तो जिससे आप 2500 ले रहे हैं उसको सुविधा देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे भाई? देंगे ना। तो ध्यान सुनिए, तो ताजमहल जो है ये अंतरराष्ट्रीय महत्व का है। आप बताइए लाल किला है कि नहीं है भाई? है। लाल किला हो गया, क्या इंडिया गेट हो गया? ये सब लिखिए नहीं, सुन लीजिए, सुनिए केवल। इंडिया गेट ये हो गया। हम सब जो है आगे बताएंगे। हम अभी जो बता रहे हैं एक उदाहरण बता रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसे जो स्थल हैं जिनकी जिम्मेदारी सरकार की और हमारी है, इसका क्या करें भाई? सुरक्षा करें। हम भारत के नागरिक हैं, अगर ताजमहल घूमने जा रहे हैं तो इनाए की खाई ली, अमृत खा के 2 पींच मार दिया भाई दीवार के ऊपर, पकड़ा जाबो, ठीक है? तो हमारी जिम्मेदारी, अगर कोई कर भी रहा है गंदा तो हमारी जिम्मेदारी उसको रोकने का प्रयास करें। ताजमहल हो जाए, इंडिया गेट हो जाए, लाल किला हो जाए, फतेहपुर सीकरी हो जाए, दशावतार मंदिर हो जाए, और काशी विश्वनाथ मंदिर हो जाए, 80 घाट हो जाए, सिद्धार्थ नगर में पिपरामा स्तूप हो जाए, समझ पा रहे ना? जो अपने यहाँ कपिल वस्तु हो जाए, आप देखेंगे भारत भारी हो जाए, आप कबीर वाला स्थल देख लीजिए, कबीर महोत्सव वाला देख लीजिए, आप सारनाथ वाला देख लीजिए। तो ऐसे जितने भी पर्यटन स्थल है जहां घूमने आप जाते हैं, वो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसकी क्या होनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए। और आप स्वयं इतने जिम्मेदार हैं कि अगर वहां आपने कुछ खाकर फेंका तो आपने गलत किया, चूंकि आपका वो क्या है? हमारे देश का तो है। इसकी सुरक्षा और इसका जो है, अगर सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप कहेंगे हम नहीं सुरक्षा कर पाएंगे। अरे सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो साफ तो कर सकते हैं। सुरक्षा की व्यवस्था सरकार ने लिया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और यही लिखा है। यही देखने कौन आ रहा है? विदेशी आते हैं हमारे देश में, ठीक है भाई? यही देखने विदेशी आते हैं, और यही सब देख कर आते हैं तो पैसा जो है हमारे देश में आता है, ठीक है भाई? जब वो आएंगे, इसको देखेंगे,
तो अब देखो ताजमहल देखने आए तो ताजमहल भी देखे, पता चला कोई गाइड पकड़े जो जाके इसके बारे में बता रहा है हिंदी में, मतलब आप हिंदी में नहीं बोल सकते, अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, तो गाइड पकड़ेगा तो उसको भी पैसा देगा, कुछ खाए पिएगा तो उसको भी पेमेंट करेगा, तो मतलब सारा पैसा कहां गया? हमारे देश। तो ऐसे जो है वस्तु जो ऐसे जो है स्थल उनको आकर्षित करते हैं, ठीक है भाई। तो हमारी जिम्मेदारी, और ये कहां लिखा है 49 में, सरकार की जिम्मेदारी की ऐसे स्थलों का क्या करे भाई? सुरक्षा करे और उनका संरक्षण करे, ठीक है। इसीलिए यहां पर सीआईएसएफ के जवान हमेशा बंदूक लेकर खड़े रहते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। बिल्कुल, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या हो गया भाई? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से हो गया पृथक्करण। क्या हो गया भाई? पृथक्करण माने अलगाव, पृथक्करण माने अलगाव। ध्यान सुनिएगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण माने अलगाव। आप कहेंगे ये भी बात होना चाहिए, हां ये भी बातें होना चाहिए, बात समझ में आ गया भाई, ऐसा भी होना चाहिए। न्यायपालिका माने होता क्या है? न्यायपालिका माने हो गया कोर्ट। क्या हो गया? कोर्ट। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सभी कोर्ट है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका का अर्थ हो गया कि जो हमारे देश के लिए कार्य करते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे सिद्धार्थनगर के डीएम साहब हो, चाहे जगदंबिका पाल हो, चाहे श्यामधनी राही हो, ये सारे लोग क्या हैं? कार्यपालक हैं। इन दोनों में अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। मतलब यहां पर यह कहा गया कि दोनों में अंतर होना चाहिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका की दूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जज साहब जगदंबिका पाल फोन कर दें, ऐसा ना साहब वो हमारे रिश्तेदारों को छोड़ दो, छोड़ दे, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर उसने क्राइम किया है, क्राइम किया तो उसको क्या मिलना चाहिए? दंड मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी भाई? न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, और निष्पक्ष न्याय देना। ऐसा नहीं कि आप जो है पता चला डीएम साहब कहता है जाओ हमारा भतीजा हो, कहा करे साहब जा माफ कर दो, तो कहते तू भतीजा हो का, जाओ जाओ जाओ, अब फलाना दूसरे पकड़ ले, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब जो क्राइम करेगा वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, उसको दंड मिलना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए भाई? अलगाव होना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 50 कहता है, ठीक है भाई। और ये आपके लिए क्या सही है कि गलत है? सही है ना भाई। जो क्राइम करेगा वो चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ये कहता है आर्टिकल 50 कहता है, ठीक है भाई। तो इसीलिए इसमें लिखा गया कि दोनों में अलगाव होना चाहिए। आपके कार्य में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो हमारे कार्य में हस्तक्षेप ना करिए, लेकिन अगर आपने किसी दूसरे के लिए गलत किया तो हम आपको पकड़ लेंगे। आप गलत भी नहीं कर सकते हैं। विधायक हो तो क्यों गोली मार देबो का? नहीं, अगर गोली मार देंगे तो आपको नाप देगा कौन? कोर्ट नाप देगा, ठीक है। तो ये बातें यहां है, इनमें क्या होना चाहिए? अलगाव होना चाहिए। कहां लिखा है? इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 51। किस पर? 51 51 भाई बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु, ठीक है भाई। इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा लिखा है, ऐसे जान लीजिए, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, बस। अब ध्यान सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा गया है कि अगर किसी भी देश को या भारत को किसी देश से अगर कोई समस्या है, उस समस्या को हम सभी लोग बैठ के वार्तालाप करके दूर करेंगे। बम नहीं फोड़ेंगे, बम फोड़ने वाला काम नहीं करेंगे। कैसे समस्या दूर किया जाएगा? वार्तालाप से, बातचीत करके मुद्दे को हल किया जाएगा। और अगर मुद्दा हल नहीं हो पा रहा है उसको हम लोग लेके जाएंगे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे। समझ पा रहे भाई? तो ये कहा गया। और साथ ही साथ इसी के अंतर्गत आप ध्यान से सुनिएगा, इसी के अंतर्गत सरकार ने कहा जो भी भारत का है अगर वह किसी भी देश में जाता है, ध्यान सुनिएगा, अगर हम हैं इंडिया के, मन कहा थे कि हम चल जी अमेरिका, पैसा वैसा लगा के अमेरिका गए, तो अमेरिका जब जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि वहां कोई ऐसा हरकत ना करें जो हमारे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करे। यहां से गए अमेरिका, देखा कि पर्स गिरा, उठा लिया धैली थैली में, तो हम पकड़ा तो केकर जाई, नाव केकर खराब हुई? इंडिया का, कि इंडिया का व्यक्ति ऐसा कर रहा है। समझ में आया? इंडियन है, यह नाम है इंडियन है, ठीक है। और इसीलिए अगर कोई विदेशी आपके यहां आ रहा है, कोई विदेशी, तो आप भी ऐसा नहीं देखो अकेले महिला पर्स ले घूम रही है झपट के भाग जाओ,
तो फिर आपने भारत का वहां नाम क्या किया, खराब करके उस देश में। ठीक है भाई। तो कोई भी विदेशी अगर भारत में आया, आपकी जिम्मेदारी है उसका सम्मान करिए, उसका मान सम्मान करिए। जब वो वहां जाए तो बताए कि हाँ इंडिया में गए थे, और फिर वो दोबारा आने के लिए उसके मन में क्या जगह कि चलो इंडिया, और वो 10 लोगों से कहे कि इंडिया अच्छा है। ठीक है, तो ये कहता है